लिख देता हूं मैं, टेलीग्राम का नंबर यही है। ठीक है, चलो। तो अरे अभी भी आराम आराम से बच्चे आ रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत है यार। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? जिसका डाउट है वो भेज देगा, कल तक मैं भेज दूंगा। देखो एक बात और बता दूं तुम लोग को कि पेपर को इस तरह से दो कि जो तुम्हें आता है उसमें बढ़िया करो, ठीक है ना। नंबर के पीछे भी ना दौड़ो, रेट रेस मत करो, ठीक है। नंबर अपने आप ही आने लगेगा बेटा। जैसे फिजिक्स में लॉ ऑफ नेचर हम पढ़ते हैं, भी नंबर लेने का लॉ ही है, समझो। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे? एक बार कोई कॉपी दिखा देगा मुझे, एनीबॉडी? यस सर, दिखाता हूँ। हाँ सर देख ली कॉपी। इसमें मैंने आपका मोमेंटम की बात की थी। तो अब यहीं से हम आप लोग को बता रहे थे कि इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, ठीक है। इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम क्या होगा अगर हम लेंगे तो चेंज करेगा इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम, राइट। इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम क्या करता है? चेंज करता है, लेकिन एज ए कंबाइंड मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, राइट। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, यस चलिए। सर। तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है अब यहीं से शुरू करते हैं। तो मोमेंटम आप लोग समझ गए? मोमेंटम के विषय में समझ गए? बोलिए, मोमेंटम क्या है, समझ गए? यस सर। यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, उस पर फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, a particle strike a body, not particle, of mass m। फटाफट थोड़ा तेज चलना है। देखिए आज एक नया बैच मैं पढ़ा के आया, उन बच्चों को मैं बोल दिया कि यार 9 आप लोग जानते भी हैं, बोल दिया मैं कि थोड़ा तेज चलना है। अब फट लिख रहे थे सब, ऐसा नहीं था कि आगे पीछे ऊपर नीचे कराए ये दिखाए, तो तेज चलना है। जब वो कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। A body of mass strikes on a plane, as shown in the figure, ठीक है। with velocity v, ठीक है, and return with the same speed, ठीक है, and at the same angle, ठीक है। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। देखिए तो फिगर ये बना हुआ बेटा, मान लो कि ये एक प्लेन है, ग्रेविटी नेगेटिव जेड डायरेक्शन लग रहा है, एक्स वाई प्लेन है, समझो ऐसा कोई चीज रखी हुई है। इस पर एक बॉल एम मास का है, ठीक है, या यूं समझ लो कि एम मास का एक बॉल है, ये ऐसे स्ट्राइक करता है। इस प्लेन पर एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी है, रेफरेंस लाइन, जिससे हम एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और ये बॉल फिर से वापस रिसीड करता है
उसी एंगल पे, सेम एंगल पे प्रोसीड करता है। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, इसका मास m, इसका मास m। इधर आने की स्पीड v है, इधर जाने की भी स्पीड v है। ये बताना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस चैप्टर से विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आप ये समझ लीजिए, ठीक है, एक तरह से आपका पूरे फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये बात आप जान लीजिए। ये क्या कोई पूछा है कोलिजन? ये क्या? अच्छा, वही है। सर 1 मिनट भाई। चैप्टर 11 की फिजिक्स का एक तरीके से बेस कह सकते हैं। पूरे फिजिक्स का 11th 12th दोनों, केवल 11th ही नहीं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये बात जान लो। तो न्यूटन लॉ की शुरुआत हो चुकी है। अब देखो, वी नो या वी आर नोइंग द मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बता रखे हम, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनिशियल मोमेंटम जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? m इंटू वी वेक्टर। अब इस v का दो कंपोनेंट है, देखो है या नहीं है? एक यहां ऐसे होगा और एक इस तरफ होगा। बोलो यस और नो, होगा या नहीं होगा? तो अगर हम बोलते जाओ यार, जो पूछ रहा हूँ उतना तो जवाब दिया करो आप लोग। यस सर। हाँ, यस एक्स सर एक्सिस इधर, इसको वाई एक्सिस इधर मान रहे हैं। तो देखिए m इंटू वी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर ये होगा। जो, हाँ, ये आपका थीटा है, ठीक है, ये आपका थीटा है। तो v के दो कंपोनेंट एम भी, इस तरफ कितना आ जाएगा बताओ? इस तरफ कितना आ जाएगा? v cos थीटा, इस तरफ कितना आ जाएगा? v sin थीटा। एम भी cos थीटा, ये किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव जे डायरेक्शन में। तो I'll put माइनस जे प्लस एम भी साइन थीटा। किस तरफ है? एक्स एक्सिस तरफ, आई कैप लिख देंगे। इसी तरह से हमारे पास इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि जो फाइनल मोमेंटम आएगा वो भी m इंटू वी वैक्टर ही लिखेंगे हम। और इसको हम लिख सकते हैं m भी, ये थीटा है तो देखो ये थीटा होगा, तो इस साइड आ जाएगा m भी y डायरेक्शन में, cos थीटा इस तरफ होगा y डायरेक्शन में। होगा ना या नहीं होगा? j का, यस सर होगा। और साइन डायरेक्शन और एक्स एक्सिस तरफ हो जाएगा m यस भी सर। साइन थीटा आई कैप हो जाएगा, आई कैप। अब अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या करेंगे हम? सर थोड़ा ऊपर कर दो। 1 मिनट बेटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनल मोमेंटम माइनस मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंट। हाँ, तो जरा रख के देखिए। फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, एम भी साइन कॉस थीटा। थीटा जे कैप प्लस एम भी साइन थीटा आई कैप, दिस इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये माइनस जे को इधर लिख दे हम, माइनस एम भी कॉस थीटा जे कैप और प्लस एम भी साइन थीटा आई कैप। तो जरा हम इसे ब्रेक करें, एम भी कॉस थीटा जे कैप प्लस एम भी साइन थीटा आई कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम भी कॉस थीटा जे कैप और माइनस एम भी साइन थीटा आई कैप। तो ये वाला तो पोर्शन आपका, ये सबको ऐसे, चाहे छोड़ो ब्रैकेट हटा देते हैं हम, इतना तो समझ में आ ही रहा आप लोगों को। तो ये और ये कट है, सॉरी, ये और ये वाला कट जाएगा। तो बचा क्या? 2m भी cos थीटा जे कैप। और इसका अगर मॉडुलस ले ले हम तो आपका
चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ गया एम भी cos थीटा, और cos थीटा है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलर टू द जिस प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज हो रहा है, राइट? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। तो आगे चल के जब कोलिजन में पढ़ोगे तो वहां बताएंगे हम एन एक्सिस एंड टी एक्सिस। एन एक्सिस मतलब नॉर्मल एक्सिस, तो मोमेंटम में चेंज नॉर्मल एक्सिस की तरफ होता है कहीं पर भी हम देखें तो ये समझ में आया चेंज इन मोमेंटम? यस सर। ओके, अब हम न्यूटन्स का सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या है न्यूटन्स का सेकंड लॉ? The rate of change of momentum is equal to net external force applied on a body. ये लिखेंगे हम, the डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर क्या बेटा? हाँ, आपने जो ऊपर वो डायग्राम बनाया है बॉल वाला, उसमें जो दूसरा जो फाइनल मोमेंटम है जहाँ पे उसकी, वहाँ पे आपने जो वेक्टर की डायरेक्शन बनाई है अलोंग एक्स एक्सिस, वो ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए? क्यों अपोजिट होगी भाई? जब मतलब उसकी जो डायरेक्शन लेते हैं वो उसके अलोंग लेते हैं ना प्लेन के। किसने एक्स कह दिया? ये देखो एरो दिख रहा है तुम्हें, ये यस सर, मैं एरो दिख यही रहा है, पूछ रही हूँ। इसमें क्यों Yes. अपोजिट क्यों लेंगे, इधर क्यों लेंगे भाई? टकराने के बाद जब इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है बेटा, तो इसी का कंपोनेंट लेंगे ना, तो अच्छा एरो को सर। घुमा के यहाँ कर दो, समझी? यस सर, ये नहीं समझ गई, मुझे लगा वो उधर से लेंगे। नहीं नहीं नहीं, जिस डायरेक्शन में एरो होता है उसे घुमा देता हूँ उस तरफ, ठीक है? चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ change in momentum is equal to rate of change in momentum of a body is equal to external force on it, is equal to applied external force on it. फोर्स ऑन इट, यानी कि हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, यानी जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका सबका सम क्या करेगा, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। सो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी हम जानते हैं, तो अगर हम उठा के यहाँ पर रख दें तो d बाई डी टी, टी के जगह पर m इंटू वी, यहाँ से देखिए मास इंटू dv बाई डी टी, यहाँ पर हमने लिख दिया, एंड एवरीवन इज नोइंग dv बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। यहाँ पर मास क्या है, कांस्टेंट। ध्रुव कुमार, कैन हियर मी? ध्रुव कुमार, हाँ, यस सर। सर डीवी बाई डीटी ये हो जाएगा, अच्छा एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, ठीक है? अच्छा, इसीलिए F इक्वल टू ma हो जाएगा। बिल्कुल। ध्रुव कुमार, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए से बेटा क्या तुम समझते हो? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट F इज इक्वल टू एम इंटू ए? सर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिससे हम लोग फोर्स को डिराइव करते हैं। अच्छा, और कुछ? सर ये किसी भी बॉडी के मतलब किसी भी बॉडी पर कितना एक्सेलरेशन पर जो फोर्स होगा उनके बीच में एक रिलेशन शो करता है। अच्छा, चलो ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार आपने अच्छा बताया। एनीबॉडी वांट टू से सर फोर्स तभी इंक्रीज होगा जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आदित्य तिवारी, सर
सर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास मास भी है और उस एक्सेलरेशन भी है, तो वहाँ कहीं स्ट्राइक करेगा तो वो जो मतलब दबाव देगा वही फोर्स है। अरे वही यार क्या कहते हो भाई, देखो ये सीधा सा बात, ये समझ लो। श्रेया तुम बताओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। श्रेया। सर कोई बॉडी जिसका मास डिफाइंड है, वो एक्सेलरेशन है उसमें, मतलब वो एक्सेलरेटिंग बॉडी है, वो उसका उस पे जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वो उसके यार इक्वल थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ आप लोग जैसे बच्चों से, अच्छा चलो जिसको जो आ रहा है बताए बारी बारी से, फिर मैं कुछ बोलूंगा। सर क्वेश्चन रिपीट कर दोगे एक बार? सत्यम। अरे क्वेश्चन क्या है, फिर इक्वल टू एम इनटू ए है, इससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी ये जानना चाहता हूं मैं। भाई सीधा सीधा बात है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ अब मास चलो व्हिच इज ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सुनो मुझे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स, सुन लो बेटा। हाँ बोलो 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 बोलो, चलो तुम भी कोशिश कर लो एक बार। सर फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे, और फोर्स का बहुत मैग्नीट्यूड बढ़िया डिपेंड करेगा प्रियांशु, मास और प्रियांशु, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड पे। बहुत वेल डन, वेल डन। देखो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ बच्चे इस बैच में हैं जो रटने में ज्यादा बिलीव करते हैं। मैंने अब नाम नहीं लूंगा, मुझे इतना पढ़ाते हुए अंदाजा लग गया है। अभी भी मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ कि रटिए नहीं, नंबर के पीछे ना भागिए, नंबर अपने आप आएगा। सब्जेक्ट को समझिए। मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बता रहा हूँ हाल ही में। आई वाज टीचिंग बैच इन 11th here at our center, and I'm dealing with, just अभी शुरू हुआ है, I'm dealing with motion in a straight line। फर्क क्या है आपके बैच में उसमें कि मैंने वहां पर डिफरेंशिएशन के एक एक फॉर्मूला डिराइव भी किया है और उसका एप्लीकेशन फिजिक्स बताया आप लोगों को, सिर्फ क्योंकि आप लोग डिमांड किए तो वैसे लिखवा दिया मैंने। तो वन डे आई वाज एक्सप्लेनिंग द फोर्स, और आप जब देखते हो कि मैं शायद मानस को बताया भी था, मानस याद पड़ रहा है? मानस में था। यस सर। हाँ। तो मैं एकाएक खड़ा था और देखा कि लिख रहा हूँ, और जैसे मैं आगे बढ़ा तो जो बोर्ड की लाइन है वो मुझे चलते हुए नजर आई। अभी यस आप नहीं सर, समझ आपने पाओगे। बताया था। आप बताया। तो फिजिक्स एक्चुअली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट विल डेवलप। अगर आप अंदर से सोचना शुरू करोगे, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर क्यूरियोसिटी। आपको सीखने की, समझने की क्या नॉलेज है, क्या सोच सकते हो आप, जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज रिगार्डिंग कैसे सोच रहे हो। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी हैबिट में है कि हम सोचें। गलत सही छोड़ दो, कोई बात नहीं। तभी इतना तो आप जान ही गए हैं कि वेक्टर क्या होता है, इतना तो सभी को पता है। आई एम नॉट आस्किंग, जैसे ध्रुव कुमार ने कहा इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एवरीवन इज डूइंग इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आई एम हियरिंग सम लेक्चर लॉन्ग लॉन्ग एगो, एक बहुत गजब के साइंटिस्ट ने कहा कि बिलीव द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हिज आंसर इज यस, आई बिलीव। क्यों? इसका कोई प्रूफ है? इसका नहीं, प्रूफ नहीं, बट इट इज एक्सपेरिमेंट जो करते हैं हम अंडर सर्टेन अनसर्टेनिटी, दिस गिव्स द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। दैट्स व्हाई वी कैन बिलीव द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कहीं ये बराबर एम इनटू ए का प्रूफ है? ये तो डायरेक्ट लिख दिया गया, समेशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल डीपी बाय डीटी, और यहां से एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए आ गया। ये प्रूफ थोड़ा हुआ इसका। इसीलिए इसको फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, बाय सोबर्ट्स लॉ 12th से पढ़ोगे, वो भी प्रूफ नहीं है, ऐसे ही बस ऑब्जर्वेशन बेस पर लिख दिया गया। तो इसको देखते ही आपके दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए। फोर्स, सर ने पूछा, जरूर कुछ बात है, सोचते हैं जरा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर एक वेक्टर है तो उसको बराबर लिखने तो किसी न किसी वेक्टर के बराबर ही होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसा कि प्रियांशु ने दिया, बहुत बढ़िया आंसर दिया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और यू कैन से if there is an external force on the body, the acceleration will produce in the direction of net external force applied on the body। पहला चीज हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, एक्सेलरेशन नेट एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट या परपेंडिकुलर नहीं होगा। पहली बात ये समझ लीजिए। एंड द सेकंड थिंग, इन दिस फोर्स देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। कहीं है लिखा है वेलोसिटी? कहीं लिखा है एम इनटू ए में? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है।
No need to know the velocity of the body. If we apply the force, definitely this force gives an acceleration in the body. Either it is in the direction of velocity or opposite to it or somewhere else. जिस डायरेक्शन में फोर्स लाइन उधर एक्सेलरेशन देगा. ये सब बेटा जब सोचोगे अंदर से तो अपने आप ही निकल के आएगा. ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा. तो मैं चाहता हूं आप लोगों को कि सोचने की हैबिट लाइए. और जिस दिन ये काबिलियत पैदा हो गई आप लोग के अंदर, फिर IIT एडवांस के पेपर भी आपके लिए आसान होंगे, बता दूं मैं. नहीं तो रटते रहोगे, रटते रटते समय निकल जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा. चलिए मैं लिखता हूं ऑब्जर्वेशन. तो मेरे हिसाब से जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है, इफ वी apply the external forces on the body, on a body, ढेर सारे फोर्सेस लग सकते, कोई एक ही थोड़े है, ढेर सारे फोर्सेस लग सकते हैं on a body. ठीक है. The acceleration will produce in the body in the body in the direction of applied. ध्रुव कुमार समझ में आया? Yes, sir. In the direction of applied external forces, net external forces. आप यहाँ पे बार-बार एक्सटर्नल की मेंशन कर रहे हो. क्योंकि तुमको बताया था पिछले क्लास में कि तुम बाल्टी में खड़े होकर उठा रहे हो, बाल्टी उठ जाएगी तुमसे, वैसे तुम उठा पाओगे. इंटरनल का कोई फायदा नहीं होता है. हाँ, इसीलिए एक्सटर्नल. सर लेकिन बाल्टी उठेगी तो नहीं, लेकिन ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से टूट जरूर जाएगी. ये हो सकता है. ठीक है. नहीं, लोहे की बाल्टी लगा दे, श्रेय राणा को प्लास्टिक की बाल्टी दे देंगे तो तुरंत क्या करें, नीचे की तली काट के खड़े हो जाएंगे. देखिए सर, उठा दिए हम. ठीक है. इसलिए इनको लोहे की बाल्टी दे दी, काट ही नहीं पाएंगे. एक्सटर्नल फोर्स लिखने के पीछे रीजन यही है कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही बॉडी में एक्सेलरेशन आता है. इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, कैन नॉट चेंज द क्या स्टेट ऑफ द बॉडी. सेकंड थिंग, यू नो, अब ये फोर्स और मास की भी बात आ गई. मास बढ़ाते जाए, इफ यू इंक्रीज द मास 10 times to produce the acceleration of the same amount. Let us suppose if I take the two bodies of different masses, M1 and M2. चलो लिख देता हूं मैं. Suppose the two bodies of masses M1 and M2, and the force on them is of same magnitude. अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हम, same magnitude. दोनों पर फोर्स सेम लग रहा. Then F is equal to, I will write M1 A1 and M2 A2. So acceleration in each body will be different. So A1 I can write F upon M1, and A2 I can write F upon M2. So अगर सेम अमाउंट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स क्या लगेगा, डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट अमाउंट का फोर्स लग जाएगा. So from here we can say the force is not only proportional to the acceleration, but it is also proportional to the mass. If we increase the mass, ठीक है, more amount of force is required to change the state of the body.
यानी कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज मैं रियल कंडीशन बात कर रहा हूं, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास, ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते। एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, दोनों को मिला के कांस्टेंट के लिखा गया और के की वैल्यू 1 रखी गई, फिर जाके फिजिकल टू m into a आया। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास के फर्स्ट लॉ न्यूटन को बता रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया को। लार्जर द मास, greater the inertia and greater amount of force is required to change the state of the body. ध्रुव कुमार, got my point? सभी लोगों को पता चल गया ये बात? दृष्टि, everyone? Yes, sir. Okay. So force is proportional to mass. सर Force, हाँ बोलिए बेटा। सर यहाँ पे हम मास को कांस्टेंट ले रहे हैं ना, नहीं, अगर अब ma हाँ, वाला मास लगाएंगे तो मास कांस्टेंट अलग अलग बॉडी के लिए अगर मास सर अलग अलग है। अगर मास चेंज होगा तो फिर तो इनवैलिड हो जाएगा ना ये ma वाला। नहीं नहीं, इनवैलिड नहीं, वहां पर भी लगता है, दूसरा रूल लगाते हैं, उसको वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं। इट इज नॉट इन योर सिलेबस, राइट? पहले होता था, कहोगे तो बता दूंगा, अभी सिलेबस में नहीं है आपके। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं बेटा। हाँ, इसी को लिख Yes, देता sir. हूँ। द फोर्स ऑन ए बॉडी, वो गलत नहीं लिखा था मैंने, बस लैंग्वेज देना चाहता था। फोर्स ऑन ए बॉडी इज proportional to its mass, that is, किसका माइक ऑन हो जा रहा है भाई? F is proportional to M, ठीक है? It means that larger the mass, greater the inertia. Inertia is proportional to mass. मैं बता रखा हूँ। Inertia and greater the force required to change the state. To change in its state. This is the first part of the Newton's law. लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। तो ये जो आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी आता है और सेकंड लॉ तो है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। इट इज एप्लीकेबल इन एवरीवेयर इन द मैकेनिक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ। बट यू नो वन थिंग, this law holds good only inertial frame of reference. It does not hold good in non-inertial frame. Newton's first law and Newton's second law does not hold good in non-inertial frame of reference. So I'm writing here. The Newton's first law and Newton's second law does not hold good in in non-inertial frame of reference. ठीक है? ऐसा फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम जिसको बोले उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ। एक्सेलरेटेड फ्रेम, it holds good only, it holds, अरे एक्सेलरेटेड फ्रेम का और क्या बोलते हैं? बस नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, लिखे तो है यहाँ पर, देखो ना। it holds सर only, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल एक बार एग्जांपल देके बता दो फ्रेम का। थोड़ा सा अगर आप शांत रहोगी तो आगे जरूर मिलेगा, ओके सर। है ना? आगे मैं पढ़ाऊंगा,
इट और होल्ड्स फिर ओनली इन, हाँ बोलो। F is directly proportional to A भी होता है, तो वो भी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा ना? हाँ बेटा, वो तो आपका ये बता रहा है कि फोर्स जो है कि डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता है, स्टेट चेंज हो जाएगा तभी ना। अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में मान लो अगर, और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स लगा दिए, हो सकता है वेलोसिटी घट जाए या बढ़ जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है बेटा? यस सर, मतलब उसमें भी उसमें वो लॉ फॉलो हाँ होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इट होल्ड्स ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, इसमें मैं, जैसा कि श्रेया ने पूछा, हो सकता है मेरी बात उसे बुरी लगी हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के मैं सारा कुछ बताऊंगा। अभी फिलहाल नाम जान लीजिए। जैसे देखो श्रेया, ऐसा है, तुम कभी एक्सपीरियंस की होगी बस में या मेट्रो में, कभी जाओ, एकाएक स्पीड बढ़ जाए, क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं लगता कि स्पीड आगे बढ़ा तब पीछे की तरफ गिरते हुए नजर आती है श्रेया? जर्क इन यस सर, बैकवर्ड। हमारी वो लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता है उसमें। हाँ, देखो ऐसा होता है कि जब आप जैसे मेट्रो में चल रही हो, उसके सरफेस पर आपका पैर है, ठीक है ना? तो पैर जो है, जैसे मेट्रो एक्सेलरेट की, वो तो पैर तो एक्सेलरेट हो गया, लेकिन पूरी होल बॉडी उतना एक्सेलरेशन इमीडिएटली नहीं ले पाती, ऑल्दो इट इज ए कनेक्टेड बॉडी, बॉडी का हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इमीडिएट उतना एक्सेलरेशन नहीं ले पाता। इसकी वजह से एक पीछे की तरफ, जर्क नहीं होता, गलत शब्द इस्तेमाल ना करो, एक पीछे की तरफ एक फोर्स लग जाता है, दैट इज ए सूडो फोर्स। जर्क होता है सडन चेंज इन एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड द जर्क। अंडरस्टूड? इट इज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, यस सर। है ना? तो ये जब अब वो एक्सेलरेट कर गया तो कैसा फ्रेम हो गया बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो एक नॉन सूडो फोर्स इनर्शियल। आप पर लग जाता है। अगर मान लो ब्रेक लग जाती, किधर गिरोगे? आगे की तरफ गिरोगे। यानी रिटार्डेशन हो रहा है पीछे की तरफ, तो फोर्स किधर लगा? आगे। समझी बात को? हेलो? यस सो सर। यू कैन एक्सपीरियंस these examples in your daily life. अच्छा खैर, अब न्यूटन्स लॉ जो है, ये मैं बता रखा हूँ कि यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द मैकेनिक्स, है ना? इट इज यूनिवर्सल लॉ। तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस वन, या कहोगे तो लिख दोगे, लिख देता हूं मैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ इज यूनिवर्सल लॉ, या न्यूटन्स लॉ लिख दो, सेकंड लॉ की बात छोड़ो, न्यूटन्स लॉ हेलो इज, हाँ बेटा बोलो। सर, मतलब मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है आज, तो आप ये पॉइंट लिखे हो येलो कलर में, वो आप एक बार बता दो कि वो क्या कह रहा है, मतलब मुझे क्लियर तो नहीं हो ये पा कह रहा है। रहा है, अब ही बताता हूं मैं। न्यूटन्स लॉ यूनिवर्सल लॉ एज इट इज एप्लीकेबल इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, कई जगह लगता है, या आप एप्लीकेबल इन एवरीवेयर इन मैकेनिक्स। इन मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स लिख देते हैं, फिजिक्स जिसमें हम बॉडीज को देख सके। हाँ बेटा, येलो लाइन में मैंने ये लिखा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ डज नॉट होल्ड्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ये केवल होल्ड करता है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में ऐसा फ्रेम जो कि रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसको बोलते हैं बेटा इनर्शियल फ्रेम। अंडरस्टूड? ये बात समझ में आ गई? सर ये बात सर एक हाँ, एग्जांपल देकर बता दो। जैसे अभी मैंने श्रेया को बताया था, मान लो स्कूटी चलाती हो तुम। नो सर, मैं नहीं अच्छा नहीं चलाती। चलाती, कोई बात नहीं। कभी ट्रेन में, बस में सफर किया है? यस सर, किया है। किया है। कभी ऐसा लगा कि ट्रेन एकाएक बस वाले ने ब्रेक मार दिया तो तुम आगे की तरफ गिर गई? यस सर, ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है। तो ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डेशन किधर लगा? पीछे की तरफ लगा। यस सर।
आपको फोर्स किधर लग गया? आगे की तरफ, जबकि ब्रेक लगाया, रिटार्डेशन पीछे है तो फोर्स पीछे आगे लग गया। यानी ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड ए सूडो फोर्स। वो न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि बस का जो फ्रेम है वो कैसा है? नॉन इनर्शियल है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? हेलो। बोली नहीं। हाँ, समझ में आ गई ये बात इतनी या नहीं आई? यस सर आ गई। ठीक है। अब देखो, तुम लोग इतना इंटरेस्टेड हो वैसे तो इसके बाद मैं सिस्टम बताता हूँ और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे खींचते हैं ये सब बताता हूँ। बट बिफोर मूविंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, I'll explain the inertia। अच्छा चलो, पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ भी लिख देता हूँ, इसके बाद में बात करता हूँ। सर उस बस के केस में फोर्स और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ना, इसलिए वो फॉलो नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, बताता हूँ, रुक जाओ। थर्ड लॉ अभी 10-5 मिनट समय दो, अभी उस पर भी आता हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर विल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन and acts on two different bodies. According to this law, for every action there will be equal and opposite reaction reactions and acts on two different bodies. ठीक है? The action reaction forces in a system of particle, a system of bodies, कुछ भी लिखना है, are considered as internal forces। अब इंटरनल फोर्सेस मैं आगे बताऊंगा, तब तक ये नाम जान लीजिए, ठीक है ना? और इंटरनल फोर्सेस कभी स्टेट में चेंज नहीं करते, इंटरनल फोर्स की तरह से मानते, सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि ये दो बॉल्स हैं, लेट दिस इज फर्स्ट बॉल and this is second ball. They are moving in opposite direction. It is moving in this direction and this is moving in this direction. Definitely they will collide, right or wrong? They will collide. Mass m1, यस सर। m2, ठीक है? यहाँ वेलोसिटी v1 and v2। जब भी वो कोलिजन करेंगे तो होगा क्या? When they will collide, so there is impulsive force between them, बहुत तगड़ा फोर्स लगेगा, एक बॉल दूसरे पे, दूसरा बॉल पहले पे। हो सकता है डिफॉर्मेशन भी हो जाए, कुछ हो सकता है ना भी हो, ये डिपेंड करेगा कोलिजन है किस तरह का। अब देखिए कि इसके ऊपर, यानी दूसरे वाले बॉल के ऊपर पहले वाले ने ऐसे फोर्स लगा दिए, पहले के ऊपर दूसरे वाले ने ऐसे लगा दिया, तो ये क्या है? एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है। किसी एक को एक्शन मान लीजिए, किसी एक को रिएक्शन मान लीजिए। तो ये आपका सपोज करिए कि m1 है, ये आपका m2 है। तो m1 ने एक्शन किया आपका, है ना? ये जो फोर्स हमने लिखा ये हो गया F21 सेकंड के ऊपर पहले ने, और ये जो फोर्स हमने लिखा F12। तो दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन लग रही है। ये इधर लग रहा है, यानी ये वाला इधर लग रहा है, ये वाला उल्टा लग रहा है। यानी इनका मैग्नीट्यूड जो होगा
अब जरूरी नहीं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट हो ही, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो दैट आई विल राइट माइनस F21, they are opposite in direction, you can see here. But when we take their modulus, irrespective of their sense of action, their modulus are same, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिया कोलिजन, वो जरूरी नहीं कोलिजन ही है, ठीक है ना, वो आगे और भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस ये हो गया, एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स भी है ये। तो इतना तो आप लोग बहुत छोटे क्लासेस में पढ़े भी होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले, हाँ बोलिए बोलिए राणा जी। फोर्स के एग्जांपल दे दोगे आप? इंटरनल फोर्स के एग्जांपल बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। अभी इंटरनल फोर्स आगे बताऊंगा, सिस्टम मानूंगा जब ना, तब वहां तुमको समझ में आ जाएगा। सर ये भी जो जैसे इंटरनल फोर्स ही हो जाएंगे अगर सिस्टम मान लेंगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा वाला एग्जांपल लो कि बाल्टी में खड़े होकर बाल्टी उठा रहे हो, तो तुम कैसा फोर्स लगा रहे हो बताओ? बाल्टी को अपनी तरफ खींच रहे हो, अब बाल्टी तुमको अपनी तरफ खींच रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है। यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, एक्सटर्नल इंटरनल हो जाएगा वो तो। एक्सटर्नल कैसे हो जाएगा? तुम कुर्सी पे बैठे हो, जरा अपना वीडियो ऑन कर दो, वीडियो ऑन कर दो जरा, राणा। यस सर। कहाँ बैठे हो? कुर्सी बैठे हो, किसे बैठे हो? टेबल पे बैठा हूं सर। अच्छा टेबल बैठे 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 टेबल उठाओ तो जरा, उठा के दिखाओ मुझे, कैमरा ऑन रहने देना, उठाओ। कैसे उठा सकता हूँ? नहीं उठा, कोशिश तो करो। सर इंसान में हल्क थोड़ी ना उठा दूंगा जो। अच्छा हल्क भी देखते हो तुम? हल्क उठा देगा? नालायक क्या जवाब दे रहा भाई। तुम जैसे हम कुर्सी बैठे हैं ऐसे ऐसे उठाए हम, उठेगा? नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम। कुर्सी और हम दोनों मिलकर एक सिस्टम बना दिए, तो हम जो फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स तो हम लगा रहे हैं, लेकिन कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है, समझे? वही जरा टेबल से दूर खड़े हो जाओ, उठो जरा। सर अगर जो घड़ी होती है, घड़ी के अंदर जो सुई होती है, वो एक्सटर्नल फोर्स हुआ, इंटरनल फोर्स हुआ? अभी रुको, अभी घड़ी की सुई बात अरे कहाँ ऑफ कर दिया? जरा टेबल पर से उतरो तुम, उतरो, उठाओ अब जरा, उठाओ टेबल, देखे अरे क्या कर रहा है ये, उठा टेबल, टेबल उठा, उठा के दिखा मुझे, उठा के दिखा, देखूं मैं उठ रहा है कि नहीं। तुम खाए पिए हो कि नहीं खाए पिए हो? ये तो शर्मा रहा है भाई, कहाँ चला गया, भाग गया लग रहा है। उठाओ जरा टेबल, जिस पर बैठे हो वही, जिस पर लिख रहे हो वो नहीं। उठा, दिखा मुझे ऐसे उठा के। हाँ उठ गया ना, ठीक है, ताकत है तुम्हारे अंदर। कैसे उठ गया बताओ? क्योंकि अब तुम टेबल पर बैठे नहीं हो, बैठे रहते तो उठाते तो उठता क्या बेटा? बोलो श्रेय राणा। बैठे थे नहीं उठता, क्योंकि अब टेबल से तुम दूर हो गए। तो टेबल एक सिस्टम, सुनो, टेबल एक सिस्टम हो गया, तुम एक अलग सिस्टम हो गए। अब जो तुम फोर्स लगा रहे उठाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो एक्सटर्नल फोर्स है, समझे? अब बैठे बैठे लगाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द टेबल, यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो यू आर अप्लाइंग द फोर्स व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन द टेबल, बट यू आर नॉट कैपेबल टू चेंज द स्टेट। आप उसे उठा नहीं पा रहे हैं, समझे बात को? यस सर। सर लेकिन आपने बोला कि अगर सेम सिस्टम को कंसीडर करें, अगर मैं और टेबल सेम सिस्टम हो गए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब मैं अपने पैरों से मतलब जब मैं टेबल के ऊपर समझ गया, समझ, तुम्हारा क्वेश्चन जेन्युइन है। तुम जब जमीन को टच कर दिए तो टेबल से तुम्हारा कांटेक्ट छूट गया, अब वो टेबल एक अलग सिस्टम हो गया, तुम एक अलग सिस्टम हो गए। जब तक टेबल पे बैठे रहोगे नहीं उठा सकते, चाहे वो कितना भी हल्का हो। ओके सर। हाँ तो ये इंटरनल टेबल उठा लेगा तो टेबल उठा लेगा तो वो एक ही सिस्टम में हो जाएगा ना? हाँ, अब उसके साथ जुड़ गया। चलिए सर जब हम एक ही सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं तो हम दो डिफरेंट बॉडी कंसिडर करते हैं या फिर लाइक एक ही करते हैं? एक भाई, वो दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम है तो सिंगल सिस्टम मान लेते हैं। आगे आएगा, अभी आगे तो पढ़ने दो, तू लोग अभी पूछने लगे सब, अभी आगे आएगा सिंगल सिस्टम, ये सब तमाम बातें आएंगी, ठीक है। तो श्रेय राणा इंटरनल फोर्स का एक एग्जांपल समझ गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। यस सर। अब हम बात करेंगे, तो सब इसके पीछे एग्जांपल लूंगा आगे चल के, जब फ्री बॉडी डायग्राम में खींचूंगा तो अब मैं
जब इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आइए चलिए जान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस की स्पेलिंग चेक कर दो। RNC होता है, RNC होता है ना। FE होता है, REFE ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीजें होती है देखिए। इन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस there is a 2 or 3 dimensional axis, बल्कि ऐसे लिख दे there are 3 things number 1 2 or 3 dimensional axes, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मान लें हम। An observer is at the origin of coordinate axis, ठीक है, ऑब्जर्विंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीसरा an event occurs in space, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। जैसे मान लो कि हमने एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, इसको बोल दिए S1 फ्रेम या सिग्मा 1 फ्रेम, किसी भी नाम से लिख सकते हैं। दिस इज द ओरिजिन। सिग्मा 1 बजाय सिग्मा लिख देते हैं, सिग्मा फ्रेम नाम दे दिया सिग्मा। सिग्मा ऐसा कुछ वो नहीं है, हमारा मन करे यस लिख देंगे, वाई लिख, जेड लिख, कुछ लिखें। और श्रेय राणा को हमने यहाँ खड़ा कर दिया, ये इज श्रेय राणा। श्रेय राणा यहाँ पर खड़े होकर के ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ। वाह, श्रेय राणा यस तुमको सर। एज एग्जाम्पल ले सकता हूँ बेटा? यस सर, ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेय राणा जी यहाँ खड़े हैं, थोड़ा आंखों को बना दूं मैं, आई है ना। ये ऑब्जर्वर बाल बल है, ऐसे है, ऑब्जर्वर है। और देखता क्या यहाँ पर है, स्पेस में कुछ हुआ कहीं, तो ये ऑब्जर्वर क्या किया, अपने से किसी पोजीशन वेक्टर r पे, किसी पॉइंट p पे इसने कुछ देगा, कुछ हैपनिंग है। x y z और t 4 कोऑर्डिनेट, x y z तो तीनों एक्सिस का एक टाइम कोऑर्डिनेट हो गया। इज ऑब्जर्विंग समथिंग, हियर इज द इवेंट। इवेंट में कुछ भी हो सकता है। इवेंट occurs at point P.
अब देखो इवेंट में क्या कर सकते हैं, जैसे श्रेय राणा जी निकले अपने घर से, इंस्टीट्यूट खुल गया है पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे, तो मान लीजिए बस से आ रहे हैं, सिटी बस जो चलती है 760 नंबर की बस मान लीजिए, उत्तम नगर चौराहे पर पहुंचे, या समझ लो कि अपने घर के पास ही थे, किसी रेड लाइट पे बस पकड़ने की तैयारी थी इंस्टीट्यूट आने के लिए। सडनली ही इज ऑब्जर्विंग ए थीफ केम, और उनके बगल में एक आंटी जी रहती थी, उनका पर्स लेकर वो भाग गया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले आंटी जी की हेल्प करते हैं। तो चलिए आंटी जी बड़ा परेशान दिखी, उनके पर्स में बहुत पैसे थे, तमाम कुछ भी रहा हो, ये चले हिम्मत बांध के कि बगल में एक पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, वहां जाके हम FIR लिखवा देते हैं, पकड़ा ही जाएगा। FIR मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो श्रेय राणा जी जैसे पहुंचेंगे तो पुलिस वाला पहले इन्हीं से क्वेश्चन करने लगेगा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ये दी जाती, कहीं इन्हीं का दोस्त तो नहीं था जो लेके भागा, पहले से प्लानिंग की हो सब, पहले इन्हीं पे शक करेगा, उनको ट्रेनिंग यही दी जाती। तो पुलिस वाला जो होगा वो पूछेगा, तो ये ऑब्जर्वर हो गए, क्या पूछेगा, तुम वहां क्या कर रहे थे, पहले शक है उसको कि इनका दोस्त तो नहीं चिन लिया है, पहले से सेटिंग किए हुए। सर ऐसा है कि मैं वहां बस पकड़ के आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता हूँ, 760 नंबर की बस है। कितने बजे जाते पढ़ने? सर शाम को क्लास मेरी शुरू होती है 3:40 पे, मुझे अपने घर से जाने में आधा घंटा लगता है। वैसे तो अक्सर मैं लेट ही पहुंचता हूँ, लेकिन आजकल टाइम से जा रहा हूँ, आधा घंटा लगता है, तो लगभग हम 3 बजे के आसपास वहां रहे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओ कोई आई कार्ड वगैरह कुछ मिला हो इंस्टीट्यूट से, ताकि पता, यस सर है हमारे पास, दिखाए, हाँ जी इस बैच का है। तब उसको विश्वास हो गया कि भाई ये स्कूल अपने इंस्टीट्यूट में जाने के लिए बस पकड़ने के लिए खड़े थे। तब वो पूछेगा, टाइम नोट करेगा 3 बजे के आसपास, तो ये देखो टाइम कोऑर्डिनेट जो हमने लिया वो उसका इंफॉर्मेशन आ गया, यानी ये श्रेय राणा जी ऑब्जर्वर है, ओरिजिन पर खड़े हैं, और इन्होंने टाइम बता दिया उसको, इतने बजे हम खड़े थे, लगभग इसी के आसपास ही इंसिडेंट हुआ। अब पुलिस चौकी बगल में थी, तो 15-20 मिनट बाद पहुंच ही गए पैदल, 10 मिनट लगा जाने में, जो भी, इतने बजे टाइम उसने मेंशन किया। अच्छा तुम जहाँ खड़े थे वहां से जो थीप था वो किधर से आया? सर हमारे पीछे से आया और नॉर्थ की तरफ भाग गया, डायरेक्शन पे। अच्छा क्या पहने हुआ था? सर पल्सर बाइक थी ब्लैक कलर की, नंबर नोट किए थे? नहीं सर थोड़ा देखे थे, हल्का फुल्का याद है, जो थोड़ा याद है लिख लेगा वो। क्या पहने हुआ था? सर हेलमेट लगाया था और ब्लैक कलर का कपड़ा पहना था, बाकी तो हेलमेट की वजह से पता ही नहीं चला कि उसका चेहरा कैसा है। ओके ओके, तुम जहाँ खड़े थे उससे कितने दूर पांडी जी खड़ी थी तुम्हारी? 10 फीट रही होंगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया 10 फीट, टाइम मिल गया 3 बजे। अच्छा ठीक है, किधर गया था? तो नॉर्थ की तरफ गया था, हमारे से नॉर्थ की तरफ। परंतु मैप पे अपना निकालेगा एक्टिव होगा तो, यानी 10 मिनट बीत गया है, अगर स्पीड से गाड़ी चलाएगा भी तो इतना रेंज में वो जा सकता है, लगभग मान लो कि ट्रैफिक सिग्नल अगर ज्यादा है, कितना तेज भगाएगा? सर 40-50 की स्पीड। वेट मेरे वेट को सुन लो, कुछ याद आ रहा है, या आपने कंसेप्ट पढ़ा रखा है? अरे नहीं पढ़ा रखा, सुनिए। मैंने क्वेश्चन दिया था इस पे एक, मोशन स्ट्रेट लाइन। तुम लोग के साथ यही एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सुनो, ये यहाँ पर सेम ही चीज है लेकिन दूसरी चीज आएगी भी, है ना, थोड़ा सा पढ़ा रखा हूँ तो फिर से सुन लो एक बार बेटा सक्षम। तो अब क्या होगा कि सारा इंफॉर्मेशन पुलिस वाला कॉपी पे नोट करेगा और उस पर एक मैथमेटिक्स बिठाएगा वो। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो जो इंफॉर्मेशन देता है उसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन जिसको डेवलप कर, दैट इज कॉल्ड द फार्मूला। ये वाकई में एक बार पढ़ाया होगा, सक्षम सही कह रहा, सक्षम सक्षम ये शुरुआत में एक बार बताया था, किसी बच्चे ने पूछा था। यस सर, मुझे याद है अच्छे से, आपने कंसेप्ट हाँ बताया था सेम, मतलब चोरी वाले तरीके से आपने हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था। वो रेफरेंस फ्रेम के विषय में बात किया था मैं। अब रेफरेंस फ्रेम कितने तरह का होता है वो यहाँ देखेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तो ये आपका जो ऑब्जर्वर है, जो इसने ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन से जो मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप हुआ, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पूरा। तो ये पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको अच्छे समझ में आगे समझ लीजिए कि मैकेनिक्स के फार्मूले उनको पता लग जाएंगे, सब हो जाएगा, ये बात आप जानते। तो हल्का सा मैं लिख देता हूं इसमें, देखिए द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द इवेंट, ये 60 में लिख रहा हूं, एंड डेवलप अ मैथमेटिकल रिलेशन कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, फार्मूला। अब रेफरेंस फ्रेम होता है दो तरह का। रेफरेंस फ्रेम इज ऑफ टू टाइप्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस is of two types. ठीक है, अब यहां से ये आपका न्यूटन्स लॉ वाला पोर्शन। नंबर 1 इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम की क्या पहचान है, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हो, न्यूटन्स लॉ होल्ड करे। मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, इन दिस फ्रेम। सर कोई भी न्यूटन लॉ वैलिड हो तो भी चलेगा या तीनों होने चाहिए? अरे सब दो ही में तीनों आ जाता है। इन दिस फ्रेम द न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड। न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, या वैलिड है, ये इसकी पहचान है। दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें न्यूटन्स लॉ ना होल्ड करे और नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये पहचान इसकी है। इन दिस फ्रेम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की बात की जाती है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ डज नॉट होल्ड। न्यूटन्स लॉ भी लिख दोगे तो हो गया। अब हम इनर्शियल फ्रेम की बात करने जा रहे हैं। एक जैसे मान लो कि कोई दो फ्रेम हमने ले लिया, एक फ्रेम S1 दूसरा फ्रेम S2। कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 2, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ these two frames are coincides at time t is equal to 0। coincide हो या पैरेलल हो, coincides oblique parallel, at time t is equal to 0। ठीक है, the observers in these two frames
are observing, the event occurs in space, ठीक है, space at any time t, occurs in space, occurs in space at a time t, किसी भी तरह की घटना हो रही हो, ठीक है। The sigma 2 frame starts moving with constant velocity v naught, suppose, along x axis, ठीक है, at time t is equal to 0। तो t बराबर 0 पे सिग्मा 2 फ्रेम चलना शुरू कर दिया, ठीक है, एंड एट टाइम t is equal to 0 एंड सिग्मा 1 फ्रेम remains at rest, वो वैसे ही रहा, वहीं पर रुका रहा। तो एक फ्रेम रुका हुआ था, दूसरा फ्रेम चलने लगा, टी टाइम पे कोई इवेंट हुआ, और जिस समय इवेंट हुआ ठीक उसी समय दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर उस घटना को देख रहे हैं। अब देखिए क्या कहेंगे, देखिए जरा। चलिए भाई, तो मैंने ध्रुव कुमार गायब हो गए। ये आपका सिग्मा 1 फ्रेम है बेटा, ये टी बराबर 0 टाइम पे मैं बना रहा हूँ, सॉरी टी बराबर एनी टाइम टी पे। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि थोड़ा ऊपर उठा के बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर है, ये थोड़ा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ये चल रहा है ना। हर्षराज, इसका ओरिजिन ओ डैश पे, इसका ओरिजिन ओ पे, और यहां कहीं पे इवेंट हुआ सब, जो ये कोई पॉइंट पे है, और ये फ्रेम आपका जा रहा है v वेलोसिटी से, सॉरी v नॉट वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी v नॉट है। तो अब हम इसको अगर ऐसे मिलाएं, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर अलग अलग होगा, इसका पोजीशन वेक्टर अलग हो जाएगा, ये मत सोचना कि ऊपर की तरफ है ये। So you can choose, this is the position vector r1 in sigma 1 frame, this is the position vector r2 of the same point p in sigma 2 frame, और ये आपका कुछ इस तरफ हमने जो वेलोसिटी v नॉट लिया था, इसको इधर वेलोसिटी हमने ये v नॉट प्रोवाइड किया था, या इस फ्रेम के पास अपनी खुद की वेलोसिटी थी v नॉट। v नॉट वेक्टर यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे थी। तो देखो ये टी टाइम में इसका ओरिजिन आगे बढ़ जाए, कितना आगे बढ़ जाएगा, v नॉट इंटू टी एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ जाए ना, तो ये भी एक वेक्टर हो गया। तो वेक्टर एडिशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, r1 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर इंटू टी। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। पॉइंट P का हम कोऑर्डिनेट मानेंगे सिग्मा 1 फ्रेम से x y z इंटू टी, और सिग्मा 2 फ्रेम से x डैश y डैश z डैश, और टाइम किसी भी फ्रेम में न्यूटन मैकेनिक्स में सेम ही रहता है, t मान लेंगे। तो r1 को हम लिख सकते हैं xi प्लस yj
प्लस जेड के। 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। R2 को हम लिख सकते हैं x डैश आई y डैश जे प्लस z डैश के। लेकिन चूंकि मोशन x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है इसलिए y और y डैश आपस में सेम होंगे, z और z डैश आपस में सेम हो जाएंगे। तो इसमें वैल्यूज डाल दें। R1 की जगह पर डायरेक्टली x लिख सकते हैं, i हटा दें। R2 की जगह पर हम डायरेक्टली x डैश लिख सकते हैं, i हटा दें। और ये बाकी सब कट जाएगा, रखोगे वैल्यू तो कहो तो रख दें हम, ठीक है, चलो रख ही देते हैं हम। तो ये आप लिखोगे अगर ऐसे तो यू विल राइट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और R2 की जगह पर आप लिखोगे एक्स डैश आई वाई डैश जे जेड डैश के प्लस ये आपका V नॉट इंटू टी आई कैप, क्योंकि एक्स एक्स की तरफ चल रहा है। ये इस रिजल्ट से सेम है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारे पास आई हटा दे तो इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, x इज इक्वल टू एक्स डैश वेक्टर प्लस v नॉट वेक्टर इंटू टी। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई डी टी, तो x किसका पोजीशन है, पॉइंट p का पोजीशन है, x डैश किसका पोजीशन है, पॉइंट p का पोजीशन है, लेकिन सेकेंड फ्रेम से है, और ये आ जाएगा सिर्फ v नॉट। So dx by dt is the velocity of point P as absorbed by sigma 1 frame, that is from point O. X dash is the velocity of same point P from O dash, and this V naught is the velocity of the second frame V naught. ठीक है, ये अब वेलोसिटी तो दोनों फ्रेम में इस पॉइंट P की अलग अलग ऑब्जर्व होगी, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर हम, चूंकि न्यूटन लॉ में वेलोसिटी कोई रोल तो है नहीं, एक्सेलरेशन की बात की जाती है, अगर दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो विल गेट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, और ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, और ये V नॉट चूंकि कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये आ जाएगा 0, ये हो गया 0। यानी दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एज अब्सॉर्ब्ड बाय सिग्मा 1 फ्रेम is same as the acceleration of point P as absorbed by sigma 2 frame. तो अगर कोई दो फ्रेम ऐसा हो जिसमें किसी भी इवेंट का एक्सेलरेशन सेम ऑब्जर्व किया जाए, दे आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, द एक्सेलरेशन in two frames sigma 1 and sigma 2 are same, ठीक है, the frames are said to be inertial. To be inertial। अब इसमें हम फोर्स अगर दोनों फ्रेम में निकालें तो अब बराबर m इंटू यही आएगा, सबका एक्सेलरेशन सेम है। इनर्शियल सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम्स एंड न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, लॉ होल्ड्स गुड। सर हाँ बोलिए। सर अगर दोनों ही ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर कोऑर्डिनेट्स दोनों के ही सेम हो एक्स वाई जेड, तो फिर वो दोनों कोइंसाइड करेंगे? हाँ, हो नहीं सकता क्योंकि ये मूव सब कर रहा है। हो जाएगा क्योंकि उसमें फिर दूसरा नहीं कर पाएंगे हम। हाँ जी, हो ही नहीं सकता क्योंकि मूव कर रहा है वो, ठीक है ना। और सर हम दो हमें एक्सेस चाहिए होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, अदरवाइज आप कैसे पता करेंगे, है ना, कि कौन सा एक कंपैरिजन किसी दो में ही होता है ना, तो फिर उससे डिफाइन होता है। हाँ, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आया, क्लास में समझ नहीं आ रहा इक्वेशन 1 के बाद। हाँ सर इक्वेशन 1 के बाद समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया सर पहले ये समझ नहीं आया कि आपने कोई इक्वेशन अगले क्लास में बता दूंगा तुमको फिर से। ओके सर, है ना। सर हाँ बोलिए। सर तो आपने जो मुझे पहले मैंने पूछा था नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, जो आपने एक लाइन लिखा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ डज नॉट होल्ड इट्स इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो सर उसमें आपने बताया मुझे कि मतलब एक्सेलरेशन जो है और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब
बात तो यही हुआ ना कि अगर एक्सेलरेशन और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो अरे यार जाएगा। तुम गलत ही समझी हो, तुम नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी रुक जाओ, अगली क्लास में नॉन इनर्शियल फ्रेम बताऊंगा, तब तुम समझोगी, ठीक है। ओके सर। उस पर सूडो फोर्स लग रहा है बेटा, ऐसा मत करो भाई, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ये तो। सर कौन सा ठीक है, फोर्स? सूडो फोर्स। तब हम उसको बोलेंगे ना कि वो जो इसने क्वेश्चन पूछा था उसमें कोई नहीं, एक्सटर्नल। सर पीडीएफ बना दो। अगले क्लास में डिस्कस हो जाएगा, ओके। अभी टिल देन यू शुड वेट। थैंक यू सर।